चैप्टर 65 अपने बारे में ज्यादा मत सोचो। पिछले अध्याय में दक्ष ने कहा कि ये वास्तव में वह है, जिसके बाद हिमांशी ने कहा कि दक्ष एक विकृत विचारों वाला घृणित व्यक्ति है, जिसे सुनकर दक्ष के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। इसके बाद गर्म पानी के झरने से बाहर आते ही हिमांशी ने दक्ष के ऊपर अपने तीर से हमला कर दिया, जिसके बाद दक्ष ने उसे अपने हैवी वेव पंच तकनीक से अवरुद्ध कर दिया और फिर दक्ष ने कहा कि हिमांशी की ताकत पहले की तुलना में अधिक मजबूत हो गई है। जिसके बाद हिमांशी ने दक्ष के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया, जिसे दक्ष ने तुरंत अपने हैवी वेव पंच तकनीक से रोक दिया। लेकिन हिमांशी का तीर दक्ष की मुट्ठी तक पहुंच ही गया और दक्ष को इससे अपना हाथ सुन्न महसूस हुआ। इसके बाद हिमांशी ने एक ही समय में दक्ष के ऊपर 3 तीर चलाए, जिसे दक्ष ने अपनी तलवार ऊर्जा के एक ही वार से नष्ट कर दिया, जिसे देखकर हिमांशी स्तब्ध रह गई। इसके बाद दक्ष ने अपनी मूनलाइट फिदर एजिलेट का उपयोग किया और तेजी से हिमांशी के पास पहुंच गया। इसके बाद हिमांशी ने कहा कि दक्ष उसके साथ क्या करना चाहता है, जिस पर दक्ष ने निराशा में अपना सिर हिलाया। इसके बाद दक्ष ने एक मजाकिया मुस्कान के साथ हिमांशी की ओर देखते हुए कहा, अपने बारे में ज्यादा मत सोचो, मुझे तुम जैसी किसी लड़की में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। तुम बस दफा हो जाओ यहां से। मैं यहां प्रशिक्षण लेना चाहता हूं और शांति से रहना चाहता हूं। दक्ष ने ये बात ऐसे कही जैसे कि वह हिमांशी के साथ खिलवाड़ कर रहा हो। इसके बाद दक्ष ने हिमांशी से बात करना बंद कर दिया और अपनी तलवार अपनी म्यान में रखकर वह तुरंत मुड़ गया और फिर बिना पीछे देखे वह प्रशिक्षण के लिए सभी गुफाओं में से एक की ओर चला गया। दक्ष पहले हिमांशी को मारना चाहता था, लेकिन जब उसने गहराई से इस पर विचार किया, तब उसने सोचा कि पहले हिमांशी को लगा कि दक्ष विकृत इरादों वाला कोई व्यक्ति है। इसीलिए जब वह पहली बार मिले तो गलतफहमी के कारण हिमांशी उसे मारना चाहती थी। इस तरह से हिमांशी भी अपनी जगह गलत नहीं थी। इसलिए दक्ष ने इस बार हिमांशी को न मारने का फैसला किया। हालांकि अगली बार अगर हिमांशी दोबारा उसकी हत्या करने की कोशिश करती है, तब दक्ष अभी के जितना ईमानदार या उदार नहीं होगा। इधर जब हिमांशी ने दक्ष यह बात सुनी तब वह दंग रह गई और फिर उसने अपने होठों को काट लिया। उसने अपने होंठ इतनी जोर से काटे कि उसके होठों से खून तक निकलने लगा। हिमांशी अब तक साधारण ऊर्जा के 9वें स्तर पर पहुंच चुकी थी। वह अपने धनुष का उपयोग बहुत ही कुशलता से कर सकती थी और अपनी तीर भावना के साथ मिलकर उसकी ताकत बहुत मजबूत हो जाती थी। 4 पार्वती संप्रदाय के भीतर कोई भी सामान्य शिष्य ऐसा नहीं था जो उसके साथ लड़ने की हिम्मत कर सकता था। हिमांशी के पास मजबूत प्राकृतिक क्षमताएं थी और वह अपनी सभी कौशलों में बेहद कुशल थी। यही कारण था कि वह 4 पर्वतीय संप्रदाय में संप्रदाय के शिष्य रैंकिंग के सर्वश्रेष्ठ शिष्यों में अपना स्थान बनाने में सफल रही। 4 पर्वतीय संप्रदाय में हिमांशी एक बहुत ही खूबसूरत महिला थी। उसके बारे में हर कोई जानता था और सभी लोग उससे प्रेम करते थे। यहाँ तक कि संप्रदाय के कुलीन शिष्य भी उससे प्रेम करते थे और यह बात हिमांशी अच्छी तरह से जानती थी। इसलिए जब दक्ष पहली बार गर्म पानी के झरने में आया, तब उसने दक्ष को एक विकृत विचारों वाला व्यक्ति समझ लिया, जो उसकी सुंदरता के कारण गलत इरादे लेकर उसके पास आया था। लेकिन इस समय हिमांशी को इस बात का एहसास हो रहा था कि इतने समय तक वह खुद के बारे में बहुत ज्यादा सोच रही थी और वह कितनी गलत थी। आज दक्ष ने न केवल ताकत के मामले में हिमांशी को हराया था, बल्कि उसके अहंकार और स्वाभिमान को भी तोड़ दिया था। हिमांशी ने खुद से बुदबुदाते हुए कहा, अपने बारे में बहुत ज्यादा मत सोचो। यह ऐसा था जैसे कि वह दक्ष के ही शब्दों को दोहरा रही थी। इस समय उसके चेहरे पर कई प्रकार की अलग अलग भावनाएं थी, जो उसे गहराई से ठेस पहुंचा रही थी। कुछ समय बाद हिमांशी ने अपने विचारों को त्याग दिया और फिर उसने ठंडा स्वर में एक गुफा की ओर देखते हुए कहा, जहां दक्ष अभी गया था। अगली बार जब हम लड़ेंगे तब मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाऊंगी। यह कहते हुए उसकी आंखें और भी ज्यादा दृढ़ हो गई और उसने अपनी मुट्ठियां जकड़ ली। हालांकि हिमांशी का इस समय वहां से जाने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए वह दोबारा गर्म पानी के झरने में कूद गई और पानी के नीचे अपनी सांस रोकने की कला का अभ्यास करने लगी। यह उसकी शूटिंग क्षमताओं को बेहतर बनाने और जल्द से जल्द उसकी तीर भावना को और अधिक मजबूत करने के लिए सबसे अच्छी जगह थी।
इधर जब दक्ष एक गुफा के अंदर पहुंचा, तब उसने देखा कि वह गुफा बहुत बड़ी थी और वहां पर बैठने के लिए एक पत्थर का आसन और एक पत्थर का बिस्तर भी था और साथ ही वहां पर उस बिस्तर के ऊपर एक साफ कपड़ा भी बिछा हुआ था। उस बिस्तर के ऊपर कपड़े को बिछा हुआ देखकर दक्ष ने कहा, लगता है कि हिमांशी यहीं पर अभ्यास कर रही थी। यह कहते हुए दक्ष के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। इसके बाद दक्ष ने उस विशाल गुफा को अच्छी तरह से देखते हुए कहा, हिमांशी ने वास्तव में प्रशिक्षण के लिए एक अच्छी जगह चुनी है। यह जगह प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त है। यह कहते हुए दक्ष इस गुफा से बहुत संतुष्ट लग रहा था। चार प्रवृत्ति संप्रदाय के इतिहास में सभी नए शिष्य पुराने शिष्यों द्वारा उपयोग किए गए गुफाओं का ही उपयोग अपने प्रशिक्षण के लिए करते थे, क्योंकि इन गुफाओं में उन पुराने शिष्यों के ज्ञान का निशान था। साथ ही इन गुफाओं को चार पर्वतीय संप्रदाय के पूर्वजों द्वारा बनाया गया था। यह गुफाएं चार पर्वतीय संप्रदाय के वरिष्ठ और प्रसिद्ध लोगों से संबंधित थी। यह गुफाएं किसी एक के अधिकार में नहीं थी। जिस शिष्य के पास ज्यादा ताकत होती थी, केवल वह शिष्य ही इन गुफाओं में प्रशिक्षण ले सकता था। कई बार ऐसा होता था कि कुछ शिष्य इन गुफाओं में उपस्थित मूल्यवान वस्तुओं या सामग्रियों तक को चुरा कर ले जाते थे, जिससे यह साफ पता चलता था कि इन गुफाओं का मूल्य शिष्यों के लिए कितना अद्भुत था। इधर उस गुफा का अच्छे से निरीक्षण करने के बाद दक्ष वहां बने पत्थर के एक आसन पर जाकर बैठ गया और अपनी लिटिल ब्लैक स्पिरिट को तुरंत सक्रिय कर दिया। अगर दक्ष के साधना के दौरान इस गुफा में कोई अंदर आता, तो दक्ष तुरंत उसकी उपस्थिति को महसूस कर लेता और अपनी लिटिल ब्लैक स्पिरिट को छुपा लेता। इसके बाद दक्ष ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान की अवस्था में बैठ गया। जल्दी ही आकाश और पृथ्वी की शुद्ध ऊर्जा चारों ओर से दक्ष के शरीर की ओर आकर्षित होने लगी, जिसे दक्ष ने अवशोषित करना शुरू कर दिया और तुरंत गहरा अभ्यास करना शुरू कर दिया। इस समय वातावरण के चारों ओर से सफेद दूधिया रोशनी दक्ष के शरीर की ओर लगातार प्रवाहित हो रही थी। यह आकाश और पृथ्वी की शुद्ध ऊर्जा थी, जो दक्ष के चारों ओर एक छल्ले के रूप में घूम रही थी और धीरे धीरे दक्ष के शरीर में प्रवेश कर रही थी। कुछ दिनों बाद, इस समय दक्ष अपनी साधना में लगा हुआ था। तभी अचानक दक्ष के चारों ओर घूमने वाली आकाश और पृथ्वी की शुद्ध ऊर्जा में हलचल होने लगी और वहां एक भंवर बनने लगा। अगले ही पल वहां एक चमकदार सफेद रोशनी प्रकट हुई और दक्ष के डेंटियन में प्रवेश करने लगी, जिससे दक्ष का शरीर भी तेज सफेद रोशनी से चमकने लगा। कुछ समय तक दक्ष का शरीर इसी तरह सफेद रोशनी से चमकता रहा और फिर यह धीरे धीरे शांत हो गया और दक्ष का शरीर अपनी सामान्य अवस्था में लौट आया। इसके बाद दक्ष ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। इस समय उसकी आंखों में एक तेज रोशनी चमक रही थी और उसके चेहरे पर इस समय एक बड़ी सी मुस्कान थी। आखिरकार अब मैं साधारण ऊर्जा के 9वें स्तर पर पहुंच चुका हूं। अब मुझे शुद्ध ऊर्जा के स्तर के पहली परत के किसी भी योद्धा से डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी ताकत से शुद्ध ऊर्जा के स्तर के पहली परत के किसी भी योद्धा से लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत हूं। दक्ष ने अपने चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ कहा। जब दक्ष पहले साधारण ऊर्जा के 8वें स्तर पर था, तब वह पहले से ही शुद्ध ऊर्जा के स्तर के एक योद्धा के खिलाफ लड़ने में सक्षम था। हालांकि उस लड़ाई में वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और अगर वह उस समय रहते वहां से नहीं भागा होता, तब संभवत उसकी मृत्यु हो सकती थी। जो योद्धा शुद्ध ऊर्जा के स्तर पर पहुंच जाते थे, उनके पास अविश्वसनीय ताकत होती थी और वह अपनी मार्शल स्पिरिट को जागृत करने में सक्षम थे, जो उन्हें अविश्वसनीय रूप से मजबूत बना देता था। नवीन, जिस योद्धा से दक्ष ने पिछले दिनों लड़ाई लड़ी थी, वह भी शुद्ध ऊर्जा के स्तर पर पहुंच चुका था। उसके पास एक चील की मार्शल स्पिरिट थी। हालांकि वह पूर्ण रूप से जागृत मार्शल स्पिरिट नहीं थी। वह दूसरे शुद्ध ऊर्जा के स्तर के योद्धाओं से बहुत कमजोर था। शुद्ध ऊर्जा के स्तर पर पहुंचने के बाद योद्धाओं को अपनी मार्शल स्पिरिट को जागृत करने का अवसर मिलता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर योद्धा अपनी मार्शल स्पिरिट को जागृत कर सके। कुछ योद्धाओं को अपनी मार्शल स्पिरिट जागृत करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता था और कुछ योद्धा तो अपनी मार्शल स्पिरिट जागृत भी नहीं कर पाते थे और दक्ष ये बात अच्छी तरह से जानता था। दक्ष ने कहा, मुझे पता नहीं कि मेरे पास कितना समय बचा है, लेकिन मुझे परिवार के वार्षिक समारोह से पहले अपनी मार्शल स्पिरिट को जागृत करना ही होगा।
अन्यथा मेरे लिए अनिमा से लड़ना मुश्किल हो जाएगा। यह कहते हुए दक्ष का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। वह परिवार की वार्षिक बैठक में अनिमा से बदला लेना चाहता था। दक्ष ये नहीं भूला था कि कैसे अनिमा उससे बदला लेने के लिए अपने संप्रदाय के एक मजबूत योद्धा के साथ 4 पर्वतीय संप्रदाय में आई थी और उसकी वजह से उसे संप्रदाय से लगभग निष्कासित कर दिया जाने वाला था। यह सब याद आते ही दक्ष का चेहरा गुस्से से भर गया। दक्ष अपने दांत पीसते हुए कहा, वार्षिक प्रतियोगिता के दौरान मैं तुमसे बदला अवश्य लूंगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरी ताकत तुमसे कितनी अधिक है। यह कहते हुए दक्ष ने अपनी मुट्ठियां जकड़ ली। इसके बाद दक्ष का अपनी साधना जारी रखने का कोई मन नहीं था, इसलिए वह अपनी जगह से खड़ा हुआ और जल्द ही अपनी गुफा से बाहर आ गया। जब दक्ष गुफा से बाहर निकालकर गर्म पानी के झरने के पास पहुंचा, तब उसने देखा कि हिमांशी अभी वहीं पर अपना प्रशिक्षण ले रही थी। इस समय हिमांशी का सिर गर्म पानी की सतह से ऊपर था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह अभी अभी गर्म पानी की सतह से बाहर आई थी। इधर जब हिमांशी ने दक्ष को गुफा से बाहर आते हुए देखा, तब उसका चेहरा पहले की तरह क्रोध से भर गया। इस समय हिमांशी दक्ष को ही घूर रही थी। उसे दक्ष के शरीर से निकलने वाली आभा में बदलाव का एहसास हो रहा था। वह यह समझ चुकी थी कि पिछली लड़ाई के बाद से दक्ष की साधना में काफी सुधार हुआ है और वह पहले से मजबूत हो गया है। लेकिन वह इस बात का पता नहीं लग पा रही थी कि वह कितना मजबूत हुआ है। इधर दक्ष ने जब हिमांशी को देखा, तब उसने पूछा, मैं यहाँ कितने दिनों से अभ्यास कर रहा था। दक्ष ने इस बात का ध्यान ही नहीं दिया कि हिमांशी का चेहरा क्रोध से भरा हुआ है और उसने सीधे हिमांशी से ये पूछा। इस पर दक्ष की बात सुनकर हिमांशी ने अपने चेहरे पर क्रोध के साथ ठंडा स्वर में कहा, 25 दिनों से। जब दक्ष ने हिमांशी का ये जवाब सुना, तब उसने अपनी भौहें चढ़ा दी। 25 दिन, इतना लंबा? दक्ष ने थोड़े हैरान भाव में कहा। दक्ष ने यह कभी नहीं सोचा था कि वह इतने लंबे समय से ध्यान कर रहा था। जब दक्ष अपने विचारों में खोया हुआ था, तभी उसे हिमांशी की आवाज सुनाई दी, इन 25 दिनों में जब तुम साधना कर रहे थे, तब तुम्हारी ताकत में कितना सुधार हुआ है। हिमांशी ने यह बात ठंडे स्वर में कही। इस पर दक्ष ने इस बार भी हिमांशी के चेहरे के भाव को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और कहा, मैं अभी अभी साधारण ऊर्जा के 9वें स्तर पर पहुंचा हूं। यह कहने के बाद दक्ष ने हिमांशी की तरफ देखा भी नहीं और वह तुरंत वहां से चला गया। इधर दक्ष की बात सुनकर हिमांशी पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। इस समय वह उस भावना का वर्णन भी नहीं कर पा रही थी जो इस समय उसे महसूस हो रहा था। इस समय वह स्वयं को बहुत ही शक्तिहीन महसूस कर रही थी। जब दक्ष साधारण ऊर्जा के 8वें स्तर पर था, तो वह उसे आसानी से हराने में सक्षम था। हिमांशी ने पहले सोचा था कि वह एक प्रतिभाशाली योद्धा है, लेकिन फिर दक्ष अचानक उसके जीवन में आया और उसके आत्मविश्वास को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। दक्ष उसकी सुंदरता से आकर्षित नहीं था और प्रतिभा के मामले में भी वह उससे कहीं आगे निकल चुका था। अब ऐसी स्थिति में हिमांशी के पास घमंड करने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसका अहंकार पूरी तरह से चकनाचूर हो गया था, जिससे उसे बहुत शक्तिहीन महसूस होने लगा।